नमस्कार मित्रों, मैं अभिवादन। और सबसे पहले एक बात के लिए आपसे आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सुमित भाई से आज मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं बीमार था। मैं कहीं बाहर गया हुआ था और वापस आया तो बुखार, तो शाम को मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया टाइम के लिए। तो उसके लिए आज माफ़ी। जैसा भी होगा इस बारे में अपडेट मैं आपको आने वाले दिन में बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे आपसे एक ख़ास मुद्दे पर और बात करनी थी। हुआ ये कि कल जब मैंने आपके साथ एक कार्यक्रम किया, तो एक सज्जन का मुझे कमेंट आया, शायद आप पढ़ सकते हैं कि कल की वीडियो में जो कमेंट था उनका। और वो इस बात को लेकर नाराज़ थे कि मैंने ये कहा आप लोगों से कल कि मैं उसके बाद में कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, जो मैं आपको बताऊँगा। और वो प्रोग्राम मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया, हालाँकि ये बात मैंने कमेंट में बताई भी है कि जिस रिपोर्ट की मैं उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान से आने के लिए, वो मेरे पास नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया था। प्लस तबीयत खराब तो थी ही, कल भी तबीयत खराब थी। तो मगर वो साहब कुछ नाराज़ लगे मुझे और उनको लगा कि जैसे कि मैं अपने श्रोताओं की, अपने दर्शकों की इज़्ज़त नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ, आई डोंट नो उनको ऐसा क्यों लगा। लेकिन दोस्तों, आप ये जानते हैं कि मैं ये सब कुछ सिर्फ़ अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता हूँ। आप लोगों से जुड़ता हूँ क्योंकि आपसे मेरे विचार मिलते हैं, और जो लोग आपसे ज जिन लोगों के भी विचार मुझसे मिलते हैं, वो बड़ी ईमानदारी और सहृदयता के साथ में जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आज से नहीं, लगभग आज साल भर से ऊपर का वक़्त हो गया है जब लोग जुड़े रहे हैं मुझसे, और ये संख्या बढ़ती रही है धीरे-धीरे। और मैं उसको लेकर कतई आपसे कि मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग बड़ी भलमनसाहत के साथ मेरे साथ लगे रहे हैं, जुड़े रहे हैं। मगर वो सज्जन जिन्होंने कल ये टिप्पणी की थी, वो कुछ नाराज़ लगे। मैं एक बार फिर से उनसे इस बात के लिए माफ़ी माँग लेता हूँ। हालाँकि मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ वादा इसलिए किया था क्योंकि मुझे उस रिपोर्ट के आने की उम्मीद थी और वो नहीं आ पाई, जो कि अब आई, और वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे उस आईएमएफ के उस प्रोग्राम के बारे में, जो पाकिस्तान को अभी नेगोशिएट करना है। पाकिस्तान की करंट पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो करंट हालात हैं इकोनॉमी के, उसके चलते उनको ये प्रोग्राम किस तरह से नेगोशिएट करना होगा और क्या दिक्कतें आएँगी आईएमएफ की तरफ से, क्या शर्तें आ सकती हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। मगर ये बात मेरे लिए आपके लिए बतानी ज़रूरी थी कि कभी भी जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँगा इसके बाद में, तो ये बहुत संभव है कि अगर मैं तुरंत नहीं नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होंगे और उन्हें समझाए जाने की ज़रूरत है। बजाए इसके कि मेरे ऊपर पलटकर ब वार करना शुरू कर दिया जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं कोई आपसे यहाँ कोई सुपर थैंक्स नहीं माँग रहा हूँ, या मैं कोई आपसे पैसे नहीं माँग रहा हूँ, मैं कभी इसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो ज़ाहिर है कि मेरे पास जितना समय बचता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, उसमें से वो वक़्त निकाल कर ही मैं ये सब कुछ कर रहा होता हूँ, जो कर रहा हूँ। तो इसलिए ना मैं किसी पर कोई किसी किस्म का एहसान कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को कोई एहसान कर रहा हूँ ज़िंदगी में, और ना ही मुझ पर किसी को कोई किसी तरह का एहसान डालना चाहिए। मैं ये हमारी मित्रता है, और मैं इस ऑनलाइन माध्यम को, इस प्लेटफ़ॉर्म को अपनी इस मित्रता को बढ़ाने का एक ज़रिया ही समझता हूँ। मुझे लगता है कि आप जैसे मित्र जो मेरे साथ जुड़ते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके आगे मेरी कोई ऐसी ख्वाहिशें नहीं हैं कि मैं ये सोचूँ कि ये चैनल बड़ा होगा तो मेरे घर में रोटी आएगी। ईश्वर की कृपा है। जैसे सुमित भाई कहते हैं, महाकाल की कृपा है, तो बस महाकाल की कृपा है, और जीवन चल रहा है। तो ऐसी कोई मुश्किलें नहीं हैं। ख़ैर, ये बात मुझे कहनी ज़रूरी थी। वो मुझे कल से तंग कर रही थी और मुझे लगा ये बात मुझे कहनी चाहिए आपसे। तो ये बात खत्म हुई। अब बात करते हैं हम मित्रों आईएमएफ की। आईएमएफ का ये जो प्रोग्राम जो आने वाला है, ये किस हद तक सख्त होगा, और इसकी जो बुनियादी जो इसके जो जो प्रिंसिपल्स होंगे, वो क्या होंगे, हम ताकि ताकि ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो किस तरह से उस प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी ये बातचीत होनी बाकी है। तो ये जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि बुनियादी तौर पर आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जहाँ खड़ी है, ये ऐसा नहीं कि ये सब कुछ एक दिन में हो गया है। जो मौजूदा सूरत-ए-हाल अगर आप देखें, तो आप पाएँगे कि ये जो फ़ॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो अभी आज की तारीख में जो फ़ॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, सॉरी, जो फ़ॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, इसमें अब पहला काम जो शहबाज़ शरीफ की गवर्नमेंट करने जा रही है, जो जो उन्हें करना होगा, वो है आईएमएफ को खत लिखना। आईएमएफ को खत लिखना होगा अगले प्रोग्राम के लिए। ये इस प्रोग्राम के लिए कि जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम अभी चल रहा है, जिसकी आखिरी किस्त आनी बाकी है, इसके बाद जो अगला 3 साल का प्रोग्राम उनको चाहिए, उसके लिए उनको खत लिखना है। देखा जाए तो आईएमएफ भी इस तरह के खत का इंतज़ार कर रहा है,
क्यों इंतज़ार कर रहा है? ताकि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की दरख्वास्त का खत आता है, तो फिर आईएमएफ अपनी जो बेसिक प्रोसीज़रल ज़रूरतें हैं, जो कार्रवाई है, आई एम सॉरी, ये थोड़ी तंग कर रही है मुझे, तकलीफ हो रही है। ओके, तो अपनी जो प्रोसीज़रल ज़रूरतें हैं, आईएमएफ उनको पूरा करेगा और ये कार्रवाई जैसे ही आईएमएफ पूरी कर लेगा, वो फिर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लगाइए, जो आने वाले हफ्ते में मंगलवार है, आप ये लगाइए मंगल-बुधवार तक आईएमएफ अपने डेलीगेशन को लेकर पाकिस्तान आना चाहेगा। तो यानी कि अभी हम खड़े हैं आज, कि आज बुधवार है, तो 1 हफ्ते के अंदर आप ये मानिए कि आईएमएफ आना चाहेगा। आएगा या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, पर वो लोग आना चाहेंगे, जितना टाइम बचा है उसको कवर अप करने के लिए। अब सिक्योरिटी के हालात हो सकते हैं कि ऐसे हों पाकिस्तान में, अगर कुछ बन जाते हैं ऐसे सिक्योरिटी के हालात कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए, तो फिर ये भी हो सकता है कि इस तरह की मुलाकात को दुबई में रख लिया जाए, या कि इवन वर्चुअल मुलाकात कर ली जाए, ऑनलाइन मुलाकात कर ली जाए। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में जो हालात हैं दोस्तों, उसमें लगता यही है कि उनकी सुरक्षा को फ़िलहाल कम से कम इस्लामाबाद में कोई खतरा नहीं है। अब ये मुलाकात कोई केपी में तो होनी नहीं है, जहाँ टीटीपी बैठी हुई है। तो ये चूँकि यहाँ इस्लामाबाद में होनी है, तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में ऐसा कोई खतरा नहीं है और ये आ जाएँगे अगले मंगलवार, बुधवार तक आईएमएफ के लोग। और अगर आते हैं तो फिर ये जो मौजूदा स्टैंड अलोन एग्रीमेंट है, इसके तहत जो मिलने वाली आखिरी किस्त है, उसकी बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, और वो ये कि चूँकि मौजूदा सरकार ये फैसला कर चुकी है कि वो आईएमएफ से अगले 3 साल के लिए एक एग्रीमेंट करने जा रही है, तो उस प्रोग्राम की भी बातचीत अब तुरंत शुरू हो जाएगी इसके साथ ही। जिसका मतलब ये है कि जैसे ही ये मौजूदा कार्यक्रम खत्म होगा, ये जो करंट प्रोग्राम चल रहा है, इसके खत्म होने के तुरंत बाद जो नए कार्यक्रम के फंडामेंटल्स हैं, वो तय होने शुरू हो जाएँगे। तो इन कंडीशंस में, यानी कि जो आने वाले प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं, उनमें 3 बातें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, जो बड़ी पावरफुली आप देखेंगे आईएमएफ की तरफ से रखी जाएँगी, और वो उनमें से एक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएमएफ की तरफ से, वो है टैक्सेशन का मुद्दा। तो टैक्सेशन को लेकर आईएमएफ की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि आईएमएफ कुछ नए प्रपोज़ल्स देगा। जिनमें जिनको कि जो आने वाला बजट है, जो इनके यहाँ कब जून में आएगा ना, तो अगला बजट जो जून में आएगा, उसमें शामिल किया जाना ज़रूरी होगा। यहाँ पर ये भी बात जो है वो ध्यान देने वाली है कि अगर मार्च के महीने में, यानी कि जो ये महीना चल रहा है करंट, तो इनका जो टैक्स कलेक्शन का जो ऑफिस है, एफबीआर जिसको कहते हैं, वो अगर अपने टारगेट को इस मार्च के महीने में पूरा नहीं कर पाता है, तो ये आप मान लीजिए कि वो कंडीशंस जो आने वाले बजट में लगाई जानी है आईएमएफ की तरफ से, कड़ी कंडीशंस, उनको बहुत पॉसिबल है कि मार्च के बाद से ही लगा दिया जाए, ताकि जो कवर किया जा सके उस गैप को, जो इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट हो रहा है। यानी कि मान लीजिए आईएमएफ ने ये तय किया हुआ था कि एफबीआर को एक्स अमाउंट बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर लेना है, कलेक्ट करना है। तो आप ये पाएँगे कि अगर वो अब तक नहीं हुआ है, उस लाइन पर आपको लग रहा है कि भई मार्च का महीना आ गया है, टोटल 3 महीने आगे बचे हुए हैं और इन 3 महीनों में इतना कलेक्शन नहीं हो पाएगा जो बचा हुआ है टारगेट पूरा करने के लिए। तो उस केस में वो जो कंडीशंस जो अगले बजट पे लगनी है, वो अभी से लगनी शुरू हो जाएँगी, ताकि इन 3 महीनों में उस गैप को फिल अप किया जा सके, पूरा किया जा सके। ये हालात हैं। दूसरी तरफ ये भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह से आईएमएफ ये मार्च के महीने का टारगेट जो है वो पूरा कर पाए, ये इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी तरफ बिजली और गैस की जो कीमतें हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। इस बात को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए दोस्तों, कि इनमें बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ोतरी बड़ी होगी, लंबी-चौड़ी बढ़ोतरी होगी। जो तेल के दामों का संबंध है, वो सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पीएलडी का जो मामला है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी लिमिट पार्लियामेंट से पास हुई है ₹60 की, तो उससे ऊपर आप नहीं जा पाएँगे। लेकिन क्योंकि वो करने के लिए, यानी कि 60 से ऊपर जाने के लिए आपको लेजिस्लेशन चाहिए होगा। तो अब ये बहुत पॉसिबल है कि इसको लेकर, पीएलडी को लेकर कुछ जब बातचीत होगी बजट को ले के लिए इनसे, आईएमएफ से, तो आईएमएफ से कुछ तय कर लिया जाए कि भई क्या एनहांसमेंट हो सकती है, क्या बढ़ोतरी हो सकती है, कितनी होनी है, क्या होना है, वो तय हो सकता है। एक बात और जो जिसके आने की पूरी उम्मीद है, वो ये कि आईएमएफ की तरफ से वो ये होगा कि जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आने की उम्मीद होगी। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ज़ाहिर है इस हालात में और क्या होगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी तो आनी ही है। पाकिस्तान की उम्मीद होगी दोस्तों कि किसी भी तरह से इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए। याद रहे इन्फ्लेशन इस समय पर अराउंड 20% से ऊपर का है, मगर
जो फूड इन्फ्लेशन है, असली मुसीबत की जड़ वो है। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस समय पर लगभग 40% से ज़्यादा है। तो वो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हालत है। इसके अलावा एक और चीज़ है वो कि इस इन्फ्लेशन के अलावा वो है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप कर्ज़ा लेने जाते हैं या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाने के लिए कर्ज़ा लेने जाता है, तो उसको जो इंटरेस्ट जो कर्ज़ा मिलेगा वो किस भाव मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ब्याज दर क्या होगी? वो ब्याज दर इस समय 22% पर है। तो अ, अब आप देखिए कि फिर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या लगाएगा, क्या खाएगा, क्या क्या करेगा? तो उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी तरह से इस इंटरेस्ट रेट को भी नीचे लाया जाए। इसकी वजह से यानी कि इस इंटरेस्ट रेट की वजह से भी वैसे भी पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो हालत है, वो बहुत ख़राब है। इसके अलावा जो एक और विषय है दोस्तों, वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी कि जो आपकी जो बाहरी कर्ज़े हैं, उनको देने का मसला। तो आईएमएफ का तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का तो होगा ही खैर, और उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी तक जो इनका आईएमएफ का जो कर्ज लिया जाना है, इसका साइज़ क्या होगा, ये भी अभी तय नहीं है। जो बात आईएमएफ के साथ अभी होनी है, उसमें इस पर बातचीत चलेगी, अभी बातचीत होएगी। पाकिस्तान चाहेगा कि जो उसका अपना कोटा है, यानी कि वो 6 बिलियन वाला, तो पूरा का पूरा 6 बिलियन का जो कोटा है, वो पाकिस्तान पाले, और उसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंसिंग को भी उसमें जोड़ा जाए। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग को जोड़कर अधिक से अधिक जो कुछ भी मिल सकता है, यानी कि वो 1 से 2 बिलियन के बीच में जो कुछ भी उनको मिल जाए, भई 6 तो उनका कोटा है, 6 के ऊपर जो भी मिल जाए बोनस है। तो वो बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बहाने पर वो कुछ ज़्यादा माल मारना चाह रहे हैं आईएमएफ से। तो ये देखने की चीज़ होगी कि वो दरअसल मिलेगा क्या? ये भी ध्यान रखिए कि आईएमएफ कुछ भी मुफ्त में तो देता नहीं है। उसके ऊपर उनकी वापसी की शर्तें लगी हुई होती हैं, पैसा वापस जाना होता है, और उस सब में आप ये देखें कि कहीं न कहीं जो 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 वापसी है, उसका बोझ कहाँ जाता है? उसी टैक्स पेयर पे। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊँ कि इस साल जो टैक्स कलेक्शन जिन लोगों ने जो रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें कमाल की बात ये है कि इतनी कड़ी कंडीशंस के बावजूद पाकिस्तान में जो जिन लोगों को रिटर्न फाइल करने थे, उनमें कमी आई है। नंबर ऑफ पीपल फाइलिंग द रिटर्न्स हैज़ गॉन डाउन, एंड इट्स गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 5 लाख्स। करीब 5 लाख लोगों ने कम दिया है इस बार, रिटर्न फाइल किए हैं। याद रहे ये नंबर जो कम हुआ है वो इंडिविजुअल्स का नहीं है, यानी कि जो सर्विस में लोग हैं उनका तो बेचारों का आउटसोर्स ही कट जाएगा, तो वो बेचारे कहाँ से बच के जाएँगे इससे। लेकिन जो दैट मीन्स कि इंडस्ट्री में से वो लोग हैं जो जिन्होंने नहीं दिया है टैक्स। तो ये रिटर्न नहीं फाइल की अपनी। इसको उर्दू में कैसे कहते हैं, गोशवारे नहीं जमा कराए अपने, तो बेसिकली वो है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ और बेसिकली तो देखा जाएगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग को जोड़ के वो कितनी बेहतर फाइनेंसिंग, कितनी ज़्यादा फाइनेंसिंग ले सकते हैं। अभी चूँकि पाकिस्तान की कैबिनेट भी तय नहीं हुई है, इसलिए चीज़ें कुछ और धीमी चल रही हैं प्रिंसिपली। लेकिन आप ये देखिए कि अब ये माना जा रहा है कि जो एचबीएल यानी कि हफीज़ बैंक लिमिटेड, हफीज़ बैंक लिमिटेड के जो सीईओ हैं, वो है मोहम्मद औरंगज़ेब। उनको मोर और लेस तय माना जा रहा है। कल जियो टीवी ने भी इसको कन्फर्म किया था कि वही फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। दैट मीन्स कि जो जिस बात का मैं खतरा आपको बता रहा था कि इसहाक डार को काटा जाएगा क्योंकि आईएमएफ पसंद नहीं करेगा उनको, तो उनको काट ही दिया गया है। मैं आपको लेटेस्ट सूचना में जानकारी ये दे सकता हूँ कि इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उनको विदेश मंत्री बनाया जा रहा है। विदेश मंत्री बनाने के पीछे भी आर्थिक कारण ही है। वो ये चूँकि वो सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से लगातार डील करते रहे हैं, तो माना ये जा रहा है कि एज़ फाइनेंस मिनिस्टर वो चीज़ों को इन देशों के साथ बात करके कुछ आसान बना पाएँगे, कम से कम फाइनेंशियली। ऐसा माना जाता है, ऐसा ऐसा सोचा जा रहा है। अब वो मटेरियलाइज़ होगा या नहीं होगा, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इसहाक डार ने जब कोई कमिटमेंट की है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम जब एज़ ए फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, तो वो पूरी नहीं कर पाए थे। ना तो उनको सऊदी अरब ने कोऑपरेट किया, ना उनको कतर ने कोऑपरेट किया, ना उनको यूएई ने कोऑपरेट किया, चाइना की तो बात ही छोड़िए। तो दरअसल आज पाकिस्तान की इकोनॉमी दोस्तों जहाँ खड़ी है, अर्थव्यवस्था, उसकी अपनी एक बैकग्राउंड भी है। और ये बैकग्राउंड जो है ये 2018 के बाद से शुरू होती है। और मैं अब इसकी बैकग्राउंड जो बताऊँ तो मैं आपको साथ सही बात एक और बता दूँ। कोई भी आदमी जो खाली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर व्लॉग देखता है, पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग देखता है, तो उसको अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। ये वक़्त है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी के प्रोग्राम देखे जाएँ। इकोनॉमी के प्रोग्राम्स की इम्पोर्टेंस आपको दिन पर दिन हिट करने वाली है।
वो ज़बरदस्त तरीके से आपको याद आएगा कि दरअसल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो बेहतर है कि आप इकोनॉमी के प्रोग्राम देखना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ कि जो आने वाला ये महीना है, इसमें जो आग लगने वाली है, जो इकोनॉमी में पाकिस्तान में और इन्फ्लेशन में, उसमें लगने वाली आग की तपन से कोई बचेगा नहीं। तो बेहतर यही है कि आप इकोनॉमिक प्रोग्राम देखना शुरू करिए, अपने बचाव के रास्ते देखिए। हालाँकि इकोनॉमिक प्रोग्राम को देखने से भी आपको बचत नहीं होने वाली, वो तूफ़ान ने आना ही आना है। तो वो जो आने वाला जो तूफ़ान है, वो उससे कोई बचने वाला नहीं है। 2018 में क्या हुआ था कि जब इमरान खान की सरकार बनी, तो उसके बाद उनकी सरकार ने आईएमएफ के पास जाने में कर दी बहुत देर कर दी। कई महीने लगाए, करीब 8 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने लग गए थे। और आखिरकार में जब बातचीत शुरू हुई और एडवांस स्टेज पे बातचीत थी और उनके पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर थे, तो वो और उनके अलावा जो एसपीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर थे, उन्होंने मिल मिलाकर एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम वो नेगोशिएट कर रहे थे, बड़ी टफ नेगोशिएशन कर रहे थे आईएमएफ के साथ में। लेकिन जिससे इससे पहले कि वो एक फाइनल प्रोग्राम उनके साथ नेगोशिएट करके साइन कर पाते, तभी मई 2019 में अचानक न जाने क्या हुआ इमरान खान को कि उन्होंने पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमिक टीम उठा के बाहर फेंक दी। यानी कि ये जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे, असद उमर, एफबीआई का हेड, सब बाहर। तो उनकी जगह पर क्या हुआ? उनकी जगह पे जो जो नए लोग आए वो कौन थे? वो आए हफ़ीज़ साहब हफ़ीज़ शेख साहब, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और राजा बाकर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर बने और सबर जैदी एफबीआर के चीफ बने। तो इसके इसके बाद में जो प्रोग्राम बनाया गया आईएमएफ के साथ मिलकर, उसमें दरअसल मूलभूत गलतियाँ थीं और जिसके चलते हुआ ये दोस्तों कि पाकिस्तानी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत सारी कमियाँ आई, बहुत सारी गड़बड़ हुई, बहुत सारे डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गए, मुश्किलें क्रिएट हो गई। और ये मान लीजिए कि इस बीच में अगर यानी 2019 के बाद में जब ये प्रोग्राम तय हुआ मई के बाद में, उसमें उसके बाद में अगर कहीं कोरोना नहीं आया होता 2019 में, तो आप ये मानिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जो हाल आपको आज नज़र आ रहा है, इससे कहीं बदतर हाल इससे कहीं पहले हो जाता। ये आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो जो आईएमएफ का प्रोग्राम था, कोरोना के दौरान उसको स्टॉपेज मिल गया, उसको होल्ड पे कर दिया गया। उसके अलावा कोरोना के दौरान पाकिस्तान को बहुत सारी एडिशनल हेल्प मिली आईएमएफ से एंड वर्ल्ड बैंक से, कई इंस्टीट्यूशन से उनको एडिशनल हेल्प मिली, जो उनके काम आई। नतीजा ये हुआ कि जो इसका इम्पैक्ट था इकोनॉमी पे वो थोड़ा-सा कम हुआ और जो आज हालत है, इससे बदतर हालत वरना हो जानी थी। आप मान लीजिए कि अगर कोरोना नहीं आता तो कोरोना ने एक तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सस्टेन करने में मदद की उस वक़्त में। फिर गए इमरान खान नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद में। उनके जाने के बाद में आई पीडीएम की सरकार और वहाँ भी जैसे-तैसे करके मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी मुश्किल से इस प्रोग्राम को यानी आईएमएफ के साथ चलने वाले प्रोग्राम को री-एनर्जाइज़ किया, दोबारा से रीस्टार्ट किया। उन्होंने बड़ी नेगोशिएशंस की आईएमएफ के साथ में और उसके बाद में इस सारे को इसके लिए बजट अप्रूव करवाया और जैसे ही उन्होंने अपना सारा काम कर लिया, बजट अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद में बड़े ही मैं क्या कहूँ नवाज़ शरीफ की फैमिली में कैसे होता है कि जैसे ही वो जो सारा मुश्किल वाला काम हो गया, उसके बाद में लंदन से बैठे हुए इशाकदार ने अपनी हरकतें शुरू कर दी और उनको ट्विटर पे कमांड आने लग गई। मरीम नवाज़ शरीफ ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया उनको, ये क्या है इसको देखिए, वो क्या है इसको देखिए, गलत है, ट्वीट्स पे। यानी कि सरकारी मामलों में मरीम नवाज़ शरीफ जिनकी कोई हैसियत नहीं थी सरकार में उस वक़्त, वो कमांड कर रही थी इनको पार्टी की तरफ से बेसिकली अपने फाइनेंस मिनिस्टर को यानी मुफ्ता इस्माइल को। तो और फिर फाइनली ये वही हुआ जिसका डर था कि इशाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। उनको बड़े अहमकाना तरीके से इशाक डार को बाहर मुफ्ता इस्माइल को बाहर कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों नवाज़ शरीफ ने जब अपने समधी को बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, वो हुई बुरी तरह फेल। और वो फेल क्या थी? ये वही जिसका मैंने भी कुछ देर पहले ज़िक्र किया कि वो अ, विदेश मंत्री बने हैं और शायद ये चीज़ें करेंगे। वो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जब बने तो तब उन्होंने शुरू किया और वो क्या था? उन्होंने ये तय किया कि वो सऊदी अरब से बात करेंगे, कतर से बात करेंगे और यूएई से बात करेंगे और चीन से बात करेंगे और इन सब से ले लेंगे कुछ ना कुछ पैसे अपने एज़ ग्रांट या क्रेडिट जो भी है, इनसे लेकर और फिर वो चूँकि उनके पास एक रिज़र्व आ जाएगा, फाइनेंशियल रिज़र्व आ जाएगा, फिर वो एक टफ लाइन लेंगे और आईएमएफ से आँख में आँख डाल के बात करेंगे। ये उनके लफ्ज़ हैं, मेरे नहीं। उस वक़्त वो कहते थे
आईएमएफ से मैं आँख में आँख डाल के बात करूँगा। तो वो आँख से आँख बाँध तो क्या करते हैं, वो आँखों से उन्हें अंधा कर दिया उठा के आईएमएफ ने। ना तो किसी ने पैसे दिए, यानी सऊदीज़ ने बात नहीं की, कतर ने बात नहीं की, चीन ने बात नहीं की, यूएई ने बात नहीं की। सबने ये कहा कि नहीं, हम आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन पहले आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाइए। हम इंश्योर करेंगे कि भई वो जो पैसे दे रहे हैं, वो सेफ रहें। तो उन्होंने कहा, ना, पहले आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाइए, उसके बाद में हम आपको सपोर्ट करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि मतलब आईएमएफ ने फिर और सख्ती दिखाई उनके साथ में। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की जो आम जनता थी, उसपे कोई सहूलियत आए, उसके बजाय मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। और उसके नतीजे में हुआ कि पीडीएम के जो 16 महीने की वो सरकार थी मित्रों, उसको आज भी कोई भले शब्दों में याद नहीं करता। वो बहुत मुश्किल वक़्त था पब्लिक के लिए कम से कम। तो आखिर में आईएमएफ के साथ एक स्टैंड अलोन एग्रीमेंट करना पड़ा और उसमें आईएमएफ की तमाम शर्तें एज़ इट इज़ मान ली गई। जो भी उन्होंने कहा था सबका सब मान लिया गया। इसी प्रोग्राम की आखिरी किस्त अब आने वाली है। ये जो मैं आपसे बता रहा था कि उनके डेलीगेशन आने वाला है और वो डेलीगेशन इनसे इनकी इकोनॉमी के तमाम हालात देखकर और जो आखिरी किस्त है उसको रिलीज़ करेगा। मैं फिर आपको बता दूँ कि इस आखिरी किस्त को लेकर कोई मुश्किल एज़ सच नहीं है। ये रिलीज़ हो जाएगी। आई थिंक 1.1 की है या 1.4 ऐसे कुछ है। तो वो इनका रिलीज़ मिल जाएगी। लेकिन इसके अब आगे क्या किया जाए? अब जो आने वाली जो टीम है, आने वाली जो इकोनॉमी टीम है दोस्तों पाकिस्तान की, उससे उम्मीद क्या लगाई जा रही है? वो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आईएमएफ के साथ वो एक ऐसा प्रोग्राम तय करे कि जिसमें 3 सालों में, आने वाले 3 सालों में, चाहे ये तय है कि मुसीबतें आएँगी, मुसीबतें तो भयानक आने वाली हैं और तकलीफ भी बहुत होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान का मिडल क्लास है, मध्यम वर्ग है इनका, मध्य वर्ग जो है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ये कोशिश करने वाले की ज़रूरत है कि कोई ऐसा आईएमएफ के साथ प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा सके, जिसके लिए पाकिस्तान क्वालीफाई भी कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा है नहीं, ये होना ही होना है। और दूसरा ये कि इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेशन कम हो और इस सब के नतीजे में कहीं किसी तरह से जैसे भी किया जा सके, इंटरेस्ट रेट में कमी हो। अब इंटरेस्ट रेट में कमी होगी या नहीं होगी, ग्रोथ रेट कम होगी नहीं होगी, इन्फ्लेशन कम होगा या नहीं होगा, ये वो सारे सवाल हैं जो आने वाले महीने आपको बताएँगे। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब मिलने से पहले ये बात तय है कि महँगाई का एक बड़ा तूफ़ान आने आने वाले 3 से 4 महीने में आपको साफ नज़र आ जाएगा। खैर, इसके अलावा एक और बात तय है, वो ये कि पाकिस्तान में जो टैक्स नेट है और टैक्स एज़ सच है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो बिजली और गैस हैं, उसके शोबे में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली में भी और गैस के शोबे में भी। गैस की जो लीकेज है, गैस की लीकेज, बिजली की चोरी, ये सब चीज़ों को कम करना होगा। यूएफजी यानी कि अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी वो गैस जिसका वो हिसाब-किताब ही नहीं रखा जा पाता। तो अनअकाउंटेड फॉर गैस यानी यूएफजी का जो मामला है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। एनर्जी मिक्स को ठीक करना पड़ेगा और इस सब के अलावा पाकिस्तान को अपने कर्ज की, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। ये रीस्ट्रक्चरिंग दोस्तों इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी और ये आसान नहीं होगी। ये आसान नहीं होगी। महँगाई का तूफ़ान जो मैंने कहा कि आपको आने वाले 3 से 4 महीने में साफ नज़र आ जाएगा और इससे बड़ी बात कि ये तूफ़ान लगभग 1 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। वो 1 साल तक नाचता रहेगा असर में और ये मैं कम से कम बता रहा हूँ वक़्त। 1 साल कम से कम। बहुत पॉसिबल है ये प्रोलॉन्ग हो जाए। मैं तो 1 साल उस फ़ेज़ में बता रहा हूँ कि 1 साल बाद बहुत पॉसिबल है कि सारी की सारी इकोनॉमिक टीम इतनी बढ़िया परफ़ॉर्म करे कि वो कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने लग जाएँ इकोनॉमी में। आई सस्पेक्ट दैट टू बी ऑनेस्ट। इसके लिए लोगों को रहना होगा तैयार, यानी कि मुसीबतों के लिए, तूफ़ान के लिए और जो आर्थिक टीम है, उसे अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करना होगा। यहाँ पर ये भी देखने की बात है दोस्तों कि अगर ये टीम आईएमएफ से अपने नेगोशिएशंस नहीं कर पाती है ठीक से, तो जो आने वाली मुश्किलात हैं जिसका मैंने आपको बताया, इनका जो दर्जा है वो बढ़ जाएगा। ये मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। मौजूदा हालत में जो बात समझी जाने की है, वो बहुत सोच-विचार कर पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ अपना प्रोग्राम साइन करने की है, क्योंकि यहाँ से संभलने के मौके शायद और ना मिलें और ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। ये भी बात समझने की है कि सरकार जो कुछ आईएमएफ से तय करेगी, जो भी एग्री करेगी, क्या उसको एज़ इट इज़ अपने बजट में डालेगी? क्योंकि ये भी बहुत बार हो चुका है कि एग्री कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर बजट में डालने के टाइम पे डंडी मार दी, वहाँ नहीं किया। तो फिर बाद में तो अगर ऐसा हुआ, तो आप ये मान लीजिए
कि फिर आईएमएफ और ज़्यादा मुश्किलें बनाएगा इनके लिए। तो ये मसला है। ये ज़रूरी बहुत है करना, वरना जैसे मैंने कहा आईएमएफ और कड़ाई बरत देगा। तो आज के हालात में मित्रों, ये सोचना कि कोई यू नो रोज़-बरोज़ रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए, सरकारी काम जो है वो करते हुए, आप ये सोचिए कि जुगाड़बाज़ी करके और पाकिस्तान चलता रहेगा। सच ये है कि ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। स्पेस बहुत कम है और फैसले बहुत मुश्किल हैं दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वक़्त है पाकिस्तान के लिए, वो है बहुत मुश्किल और इनको चाहिए कि किसी भी तरह से इस बजट को इस तरह से बनाएँ, जो आईएमएफ की लाइन्स पर हो। अभी के लिए इतना मित्रों और उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो आपके किसी काम आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने में मदद देगी। अभी के लिए इतना ही। मेरी भी आवाज़ अब बैठ रही है तो मुझे भी अब भागना होगा। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही और लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।